last date of hearing, Lordship has asked a question that what is the effect of rejection of an application under Order 44 and whether appeal against such rejection is maintainable under Order 43 Rule 1 NA. It is maintainable. It is maintainable. I've got. It is maintainable. Again, the question is the appeal, the order which was passed on 44 Rule 1. Thereafter, the final order was also passed, dismissing the main case. But the first appeal was not registered. ये हो सकता है कि उनकी जो है whether this can be heard in MA or it should be heard in. It can be heard in MA. I have got some of the rulings to show to my lords. Excuse me. डिमांड कर दें इसको. इसमें लॉर्डशिप वैसे ये 12 इन्होंने 43 NA में पेश किए है. उसमें जो अपील इनकी रिजेक्ट हुई है, आई है जो रिजेक्ट हुई है वो 44(1) में रिजेक्ट हुई. 44(1) के अगेंस्ट 43 में कोई प्रोविजन नहीं है अपील का. बिना देखे आप जो है करने लगे, वो प्रोविजन छोड़िए जी. उसके ऊपर जो है क्लियर है कि जब 44(1) में चूंकि प्रोविजन नहीं है तो 33 रूल 1 के तहत जो लॉ लगेगा वो 44(1) के लिए लगेगा. Yes, that is there and I have seen that. Yes. क्यों मैडम, कौन सा था वो आपने निकाला था ना? जजमेंट होगा ना. जजमेंट होगा तो जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं. मैं वो नहीं कह रहा कि जजमेंट माने कि ना माने. मैं कह रहा हूँ 43 में नहीं लिखा. 2023 का भी है मैडम, लाई है 1983 का 2023 का. आपकी बात गलत नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ आपको पहले समझ में तो आ जाए आपको, वो ठीक है, क्लियर हो गया ना. 43 में नहीं है भाई, देख लिया उस दिन, तभी उसी दिन इतनी बात की. अब तो ये है कि अपील मेंटेनेबल है अगेंस्ट द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन ऑर्डर 44 रूल 1. ठीक है, वो अपील मेंटेनेबल है जी. कोई विवाद नहीं है. अब इनकी लॉ से उसके साथ साथ उन्होंने फर्स्ट अपील भी रिजेक्ट कर दी. अब फर्स्ट अपील रिजेक्ट कर दी, ऐसा कहाँ लिखा है इसमें? अब मैंने आपसे मैडम पूछा था कि सपोज 44 रूल 1 रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद कोर्ट की क्या ड्यूटी होती है? Lords, one more judgment is there on that. की गलती दिख रही है. कोर्ट ने इनको 2 बार टाइम दिया. आप कुछ बिना देखे कर रहे हैं. कोर्ट ऑर्डर शीट देख के बता रहा हूँ सर. ऑर्डर शीट देख आप कोर्ट की ऑर्डर शीट को सपोर्ट कर रहे हैं. कोर्ट की सारी कोर्ट ने क्या किया तो मैंने ये बताया कि 2 बार टाइम दिया. देखिए तो कोर्ट की ऑर्डर शीट एक भी है जो सही है कानूनी रूप से. उसमें उन्होंने, आप पहले देख लीजिए, आप सीधा बोलना शुरू कर रहे हैं. तो एक भी ऑर्डर शीट ऐसी नहीं है जिसको कि कहना चाहिए कि कंफर्म किया जाए. सारे ऑर्डर्स गलत हैं कोर्ट के. आप यदि ऐसा लगता है आपको सही है तो बहस करिएगा, पढ़ लीजिए पहले, और किस ऑर्डर को आप जो है जस्टिफाई कर रहे हैं बता दीजिएगा और कानूनी रूप से बताइएगा. ऐसे फालतू मतलब मत बोलिएगा. क्यों आप ऑर्डर करने से जो उचित लगे आप देख तो लीजिए एक बार. आप एक बार नजर तो कर लीजिए. अगर आप करते हैं ऑर्डर उचित, बस इसलिए तो आप लोग नाराज होने के. मैंने नाराज नहीं से रिमांड कर दी. आप भी कह रहे सही. बताइए ना कोर्ट ने गलती क्या की है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा. बोल के तो देखिए. नहीं समझ में नहीं आ रहा मेरे को. तो मैं क्या समझाता हूँ. मैं आपको जवाब दूंगा तो आप बोलोगे तो गलत बात बोल रहे हैं. ऐसा नहीं, आप जवाब दीजिए, निकालिए, बताइए कौन सा ऑर्डर को आप जस्टिफाई कर रहे हैं. इसमें जो पहला इन्होंने रिजेक्ट किया उसकी एप्लीकेशन किस चीज की? 44(1). हाँ, मतलब जो ये 17/11/2022 को, इसमें उन्होंने जो प्रतिवेदन था जो मंगवाया था, प्रतिवेदन पढ़िए क्या लिखा है. प्रतिवेदन की कॉपी इन्होंने, ऐसा प्रतिवेदन जब आने के बाद कोर्ट को आवेदन अलाउ करना चाहिए, खारिज करना चाहिए, बताइए. बिकॉज यू आर संजय सिंह, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ. मैंने जूनियर होता तो मैं नहीं पूछता. मैंने जूनियर सीनियर कुछ नहीं है सर. अरे तो सीनियर से कानून पूछा जाए, नहीं हो सकता. नहीं देखिए, यदि जो है कोई सीनियर खड़ा हुआ है तो उससे पूछा तो जा सकता है कि जो ऑर्डर सही है या गलत है. सर हम लोग जवाब तो देते हैं, लेकिन ये ना जवाब मैं मांग तो रहा हूँ. जवाब साहब डीजे होने के बावजूद भी जो है जो ये स्थिति है तो क्या करें. इसके साथ इन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो किए नहीं. इसके साथ ही 62 is there application. नहीं, ये प्रतिवेदन है. For what? इसीलिए आगे जो प्रतिवेदन आता है आपकी इनकम का वो दिखा दीजिए इनको. हाँ. Inquiry ना उसको शर्मा जी आप ये तय नहीं कर सकते कि ऑर्डर सही है कि गलत है. Indeed, that report देखा गया था. That report is A3. Kindly see A3, that is page 23. शर्मा जी को दिखाइए, हम पे तो सब है. आपने दिया नहीं इनको. I have given the entire copy. ये कहाँ पर तो नोटिस में सब जाता है लॉर्डशिप.
नोटिस अच्छा मत बोलिए मैडम, नोटिस में सब जाता है My हमें। lord, it's there in e-PDF also. मैं मालूम है नोटिस कैसे जाते हैं, E-paper book also it's there. मैं मालूम है मैडम नोटिस कैसे जाते, ये मत बोलिए जाता है, गया या नहीं गया ये देखिए, क्या जाता है ये मत बताइए, हमें मालूम है मुंशी जी क्या करते हैं, पीछे की कॉपी बचाने के लिए लगाते ही नहीं है, केवल ऊपर ऊपर का ये बचा तो ये मत बताइए क्या जाता है, Lord, it's there on क्या होता है क्या हो सकता है सब मालूम। ये तो गलत करती है। प्रतिवेदन गलत है ना, प्रतिवेदन यदि गलत नहीं बोलो आप, प्रतिवेदन यदि खबर नहीं है, पहले तो प्रतिवेदन गलत है, यदि इस प्रतिवेदन पर भरोसा करना था तो इस प्रतिवेदन पर भरोसा करके तो आवेदन अलग होगा। तो आप इस प्रतिवेदन को यदि रिलाई करेगी कोर्ट तो ये इनका 44 से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है कि क्या इसकी इनकम है क्या नहीं है, कितने रुपए महीने का है। अलाउ कर दी है, डिमांड कर दी है। नहीं अब पूरा एक प्रश्न मैंने दूसरा पूछा था इनसे। I have given my lords one of the rulings. ये जानना चाहता हूँ कि 44(1) का आवेदन अलाउ करने के बाद और खारिज करने के बाद कोर्ट को क्या करना चाहिए, अगर कोर्ट शुड रजिस्टर फर्स्ट अपील और नॉट। My lords will kindly see. अब उसमें तो सर अपने आई है, जैसे एमसीसी हम पेश करते हैं उसके बाद हाँ हाई कोर्ट की मत बताइए, हाई कोर्ट में तो और बुरा हाल है, मतलब जो है ये आप लोग जो कर रहे हो ना बहुत और गलत हो रहा है। एमसीसी के साथ अटैच क्योंकि वहाँ सिस्टम से चलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम, यहाँ तो एक काम सिस्टम से नहीं, कर दी जाती है अपील उसी के साथ, यहाँ एक काम सिस्टम से नहीं। और उसमें ये रहता है एमसीसी जैसे कह रहा हूँ वहाँ भी सिस्टम से नहीं हुआ, वहाँ भी 44(1) का आवेदन अलग से लगाया गया कि क्योंकि 44(1) के आवेदन पे एमजेसी रजिस्टर होना थी और अपील बाद में। अब मैं आपसे कानूनी बात ये पूछ रहा हूँ, यदि आप बता सकते हो तो 1983 4 SCC 413 paragraph 7 may be seen lordship. कौन सा आपने दिया है? I have just now. इतने लॉसूम इन्होंने 4/12/2019 की ऑर्डर शीट है, आवेदक की ओर से अपील अंतर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकृति में पुष्टि की गई, आवेदक की ओर से न्याय शुल्क अदायगी से मुक्त कराए जाने हेतु आवेदन पेश किया गया। प्रकरण प्रस्तुत ऑर्डर शीट पढ़ रहे हैं आप? 4/12/2019 की लॉसूम। तो पुरानी बात हो गई। अब हम इनका जब आवेदन खारिज हुआ ना, हाँ, उसके बाद इसके बाद क्या होगा? that is 83. एक मिनट, वो बताना चाह रहे हैं संजय सरवा जी, शुरू में तो नाराज हो गए थे, बताना करने की इच्छा पैदा करी है उन्होंने, इसलिए पूछे तो शुरू में तो उन्होंने कह दिया बंद करके, उन्होंने कहा उसको कर दो जो करना है। इसमें इसके बाद लॉसूम 44(1) निरस्त किया, 44(1) निरस्त करने के बाद क्या होगा? उसके बाद इन्होंने जो किया मैं वो बता रहा हूँ। अरे सर इन्होंने तो गलत किया है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने तो एक्चुअली इनको पता ही नहीं है कि क्या करना था। बीइंग सीनियर एडवोकेट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या करना था इनको। मैडम आप बताइए कौन सा? Lords, 1983 Ram Swarup versus Union of India para 7. पैरा बताइए। Para 7. By the above said amendment made in the year 1976, sub-rule 2 of Rule 1 of Order 44 of CPC is deleted. The result is that when an application made under Rule 1 of Order 44 of CPC comes up for hearing, the only question which has now to be considered is whether the applicant is an indigent person or not. Any question relating to the merits of the case does not arise for consideration at that stage. If application is granted, then the memorandum of appeal would have to be registered as an appeal, disposed of in accordance with law. When the appeal is posted for admission, the appellant has to satisfy the court that the appeal merits admission. At that stage, the appellant may draw the attention of the court not merely to the judgment and decree appealed from, but also to all the relevant records in the case to substantiate his claim that the appeal deserves to be admitted. Rule 2 of Order 44 as it now stands requires that where an application is rejected under Rule 1 thereof, the court may, while rejecting the application, allow the applicant to pay the requisite court fee within such time as may be fixed by the court or extended by it from time to time, and upon such payment, the memorandum of appeal in respect of which such fee is payable shall have the same force and effect as if such fee has been paid in the first instance. If the requisite court fee is paid, the appeal has to be registered and posted. Only right to payment of the court Yes. appeal has to Then be eighth registered. Lordship, 8th para. From the foregoing, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो है चूंकि आपने कोर्ट फीस नहीं दी इसने नहीं की। इसलिए रजिस्टर नहीं नहीं किया, ठीक किया. 8th may be Lordship, from the foregoing it appears that the High Court lost sight to the effect of the amendment of Rule 1 of 44 of the Code of CPC, of the Code of Civil Procedure, by the omission of the former sub-rule 2 of Rule 1. A rejection of the application made under Rule 1
of Order 44 now can only mean that the court is not satisfied about the claim of the applicant that he is an indigent person and nothing more. It does not, however, amount to a finding that the appeal is not a fit one for admission on merits. Otherwise, Rule 2 of 44, which permits payment of court fees after the application under Rule 1 is rejected, would become meaningless. And my lord, as far as my lord's question on the whether such appeal is maintainable, that is also, my lord, I have given one ruling, paragraph 5 and 7. वो तो 33 रूल 1 के लाइट में वो अपील Same है, it is the same, it is maintainable. And my lord, मेरा ऐसा सोचना है, इसमें तो लिखा गया सेक्शन 34 में कि यदि कोर्ट फीस नहीं दी, ये है कि यदि कोर्ट फीस दे दी आपने तो फिर ये नहीं, यदि चलो नहीं दी वाले से अलाउ हो जाती है तब तो कोर्ट तुरंत फर्स्ट अपील में रजिस्टर यदि रिजेक्ट होता है तो नहीं लिखा है इसमें। हाँ, तो इसलिए पूछा था मैंने। 711 अरे एक मिनट तो रुकिए शर्मा जी, मैंने यही पूछा था इनसे कि यदि जो है ये रिजेक्ट करता है कोर्ट एक तो क्या होगा, उसका आंसर जो सुप्रीम कोर्ट है पढ़ा मैडम ने। नहीं, इसमें जो अभी इन्होंने पढ़ा ये तो उसके बारे में है 44 रूल 1 यदि अलाउ होगी हाँ तो अपील रजिस्टर हो जाएगी जी, ये लिखा है इसमें। and if it is not allowed, then रुकिए जी 44 यदि रिजेक्ट होगी जी तो अपील रजिस्टर नहीं होगी जब तक कि ये कोर्ट फीस ना दे दें। हाँ yes. अब इन्होंने नहीं दी कोर्ट फीस, हाँ क्या होगा, नहीं दी कोर्ट फीस तो खारिज हो गई हाँ एमजेसी। जी, तो अब स्थिति ये बनेगी कि ये जो है एमए जो है कि ये मेंटेनेबल रहेगी, यही तो मेरे निवेदन ये था। मेंटेनेबल रहेगी, इसका ये जजमेंट आई है। और एक जो हमने निकाला था इस तो देखिए जरा 2023 का, इसको दोनों को क्लियर किया है। कंट्रोवर्सी तभी जजमेंट देखा जाता है। मैडम ने बहुत तैयारी की है, आप बिना तैयारी करे आए। ये हमें तो जजमेंट उसको उस पर्पस के लिए कि 43 रूल 1 में मेंटेनेबल, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब 44 और 44 1 का चूंकि प्रावधान नहीं है हाँ, हाँ। 43 रूल 1 में, तो हाँ मेंटेनेबल हो जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अपील तो मेंटेनेबल हो गई, हाँ ये वाली जो हम केस अब इनकी जो एमजेसी रिवेंट है उसके कारण से अपील खारिज हो गई। उसके बाद चूंकि अपील है नहीं तो सेकंड अपील होगी नहीं। इसकी रिवीजन होनी चाहिए। वो 43 रूल 1 में वो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यहाँ तो केवल इतना देखना है कि वेदर ही डिजर्व टू बी ग्रांटेड। अपील खारिज क्यों हुई है कि इन्होंने कोर्ट फीस अपील खारिज नहीं हुई, इतनी देर से कर रहे हैं, फिर वहीं की वहीं आ गए। my lord, this अपील Allahabad खारिज कर दिए होते तो हम आपके साथ थे ना। अपील खारिज क्या करी हमने, तो एमजेसी खारिज किए। एक मिनट, आप देखते नहीं है इतनी देर बहस। ये वाला भी आप देख लीजिए, ये भी इलाहाबाद में वाले में अपील खारिज नहीं हुई। यहाँ कहना सर इसका ये ऑर्डर देखिए पढ़िए ना, आप बता दीजिए। 1923 का, कौन सा 1923 पढ़िए? ऑपरेटिंग पार्ट में अरे आप ऊपर से पढ़िए, ऑपरेटिंग क्यों पढ़ते हैं? नीचे बढ़ना। अतः आवेदक को निर्देशित किया जाता है। आप 19 से 23 को पूरा पढ़िए ना, नहीं कोई जल्दी नहीं है आपके यहाँ। अनावेदक की ओर से आपत्ति है कि जब तक आवेदक स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं कर देता तब तक उसे आवेदन देने का अधिकार नहीं है। आवेदन निरस्त करने का भी निवेदन किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में तहसीलदार का अकिंचन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके अनुसार आवेदक को अकिंचन नहीं माना गया। आवेदक को न्याय शुल्क अदा करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु आवेदक की ओर से न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है। आवेदक की ओर से फिर उसका वो डिटेल दी राशि तो बीच में दिनांक 4/12 को अपील करने के पश्चात भी अपने स्वामित्व की भूमि विक्रय की है, जिससे प्रकट है कि आवेदक द्वारा अपील के पश्चात स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए अपने स्वामित्व की भूमि विक्रय की गई है। आवेदक को भूमि विक्रय करने के पश्चात प्रतिफल प्राप्त हुआ होगा, लेकिन इसके पश्चात क्या क्या लगा हुआ है
कौन सा प्रतिफल प्राप्त हुआ है? इसके आगे सर जो अपन रेलेवेंट है, लेकिन इसके पश्चात भी आवेदक द्वारा न्याय शुल्क अदा नहीं हाँ, किया गया। हाँ, अतः आवेदक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिवस के भीतर उचित न्याय शुल्क अदा करे, अन्यथा न्याय शुल्क के अभाव में अपील हाँ। स्वतः निरस्त समझी उसके जाएगी। बाद क्या किया कोर्ट ने? उसके बाद लास्ट में जो 3 रोक ऑर्डर है सर, 3-2 हाँ, ये पढ़िए, हाँ, पढ़िए क्या किया? हाँ, विद्युत दिखाइए जज साहब ने, पढ़िए तो पहले। प्रकरण उचित आदेश में होने से आज सुनवाई में लिया जाता है। प्रकरण न्याय शुल्क अदायगी हेतु नियत किया जाता है। प्रकरण में आवेदक का अधिवक्ता ने न्याय शुल्क अदा करने हेतु एक समय दिए जाने का निवेदन दिया, सुना गया, प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पूर्व में भी न्याय शुल्क अदा करने हेतु समय प्रदान किए गए थे तथा दिनांक 19/1/2010 को भी 10 दिवस के भीतर उचित न्याय शुल्क अदा करने हेतु निर्देशित किया था। उसके पश्चात भी आवेदक आज दिनांक तक उचित न्याय शुल्क अदा नहीं की गई है। अतः ऐसी दशा में आवेदक पक्ष द्वारा उचित न्याय शुल्क अदा न करने का प्रकरण निरस्त किया जाता है। प्रकरण निरस्त। अब यहाँ पर ऊपर देखिए सबसे टॉप पे, इसी पेज के सबसे टॉप पे क्या लिखा है? हाँ, हाँ, कहाँ लिखा है अपील निरस्त की जाती? ऑर्डर तो गलत चल रही है। इसमें तो गलत चल रही है तो आप देखो तो यहाँ परंपरा याद कर दिया कि अपील अभी आपसे इतनी देर से हम उलझ रहे हैं, इसलिए तो उलझ रहे हैं कि कम से कम समझ में आ जाए मुकदमा आपको और हमको दोनों को। अब यहाँ उन्होंने परंपरा आपने चर्चा नहीं की, कोर्ट अपने मन से जो लिखना चाह रही है लिख रही है। आपके सुप्रीम कोर्ट सामने रखा हुआ है, इसके हिसाब से उन्होंने सही किया है। लेकिन पहले वाला ऑर्डर गलत कर दिया कि अपील निरस्त हुई। अपील तो रजिस्टर हुई नहीं है अभी। एमजेसी, हाँ, यस, नहीं, अपील रजिस्टर हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से ना अपील हो भी नहीं सकती रजिस्टर। तो उन्होंने बाद वाला ऑर्डर सही किया, पहले वाला गलत हो गया क्योंकि उस समय अपील की नहीं। अपील थी नहीं।